से चर्चाएं नहीं हुई है। पहले भी शिक्षा नीतियां आती रही हैं, जाती रही हैं, लेकिन जन सामान्य की सहभागिता, एक एक छात्र की सहभागिता, एक एक अध्यापक की सहभागिता जिस प्रकार से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमें देखने को मिल रही है, वैसी पूर्व में कभी भी देखने को नहीं मिली। और जब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं तो ये शिक्षा नीति स्वयं अपनी भूमिका में कहती है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि इस महान शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, नागार्जुन, पाणिनि, पतंजलि, गौतम, पिंगला, मैत्रेयी, गार्गी, थिरुवल्लुर ऐसे अनेक विद्वानों को जन्म दिया है। अर्थात ऐसे विद्वान हुए हैं तो किसके कारण हुए हैं? भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के कारण। और उस शिक्षा व्यवस्था जिसने ऐसे विद्वानों को दिया है, उस शिक्षा व्यवस्था को छोड़ करके हम किसी दूसरी शिक्षा व्यवस्था की ओर मैकाले के आगमन के बाद से बढ़ गए। और केवल मैकाले के आगमन के बाद से नहीं बढ़े, स्वतंत्रता के बाद भी हम उसी दिशा में आगे बढ़ते रहे। हमें वापस अपनी प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंशों को समझ करके, प्राप्त करके आज की शिक्षा में उसका कैसे क्रियान्वयन करना है, उस प्रकार का चिंतन करने का अवसर ऐसे शिक्षक दिवस पर, ऐसी शिक्षा से संबंधित व्याख्यान माला में करने का अवसर हमें मिले, इसलिए इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। इस शिक्षा को देने में ये जो शिक्षा व्यवस्था थी तो केवल किस कारण से थी कि शिक्षा स्वतंत्र थी, शिक्षा राज्याश्रित नहीं थी। यदि हम भारतीय शिक्षा की बात करें तो भारत में शिक्षा कभी भी राज्याश्रित नहीं रही है। तो शिक्षा का को ऑन कौन करता था, शिक्षा का संरक्षण कौन करता था, मालिक कौन था? तो शिक्षा समाज आश्रित थी। राजा के आश्रित न होकर के शिक्षा हमेशा समाज के आश्रित रही है। इसलिए गुरुकुल में रहने वाला ब्रह्मचारी समाज से भिक्षा प्राप्त करके स्वयं का भोजन, आचार्य का भोजन और पूरे गुरुकुल की व्यवस्था चलाता था। वो व्यवस्था या वो भिक्षा इसलिए नहीं थी कि भोजन करने को नहीं है, वो इसलिए थी कि हम यदि किसी राजा के आश्रित हो गए तो फिर राजा जैसा चाहेगा वैसा हमें करना पड़ेगा। और शिक्षा अपनी स्वतंत्रता नहीं खोना चाहती थी, इसलिए शिक्षा अपनी स्वतंत्रता की रक्षा भीख मांग के भी करती थी, भिक्षाटन करके भी करती थी। तो उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था इस देश में थी। तो भारतीय शिक्षा की मूल विशेषता है कि भारतीय शिक्षा स्वतंत्र थी। दूसरा, कोई सर्टिफिकेट या डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं होती थी। भारत में जो पढ़ाई होती थी कि डिग्री मिल जाएगी, आज जो पढ़ाई होती है वो डिग्री के लिए होती है। और डिग्री भी केवल परीक्षा तक सीमित है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था यदि आज की दृष्टि में हम देखें तो कहते हैं शिक्षा व्यवस्था मतलब विद्यालय तक, महाविद्यालय तक सीमित, वहां भी कक्षा कक्ष तक सीमित, वहां भी पाठ्यक्रम तक सीमित, पाठ्यक्रम में भी पाठ्य पुस्तक तक सीमित, और पाठ्य पुस्तक में भी शिक्षा जाके केवल परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों तक सीमित हो गई है। तो शिक्षा मतलब केवल परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन, ये सारे छात्रों की मानसिकता ऐसी है। लेकिन भारतीय पद्धति में, हमारी गुरुकुल पद्धति में शिक्षा अर्थात केवल परीक्षा तक सीमित रहने वाला विषय शिक्षा नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षा अर्थात क्या था? हमारे यहाँ शिक्षा का तात्पर्य, या यदि हम देखें तो कहा है कि हमारे यहाँ छात्र और शिष्य का जो संबंध था, वो संबंध शिक्षा के और विद्या के माध्यम से था। विद्या और शिक्षा में यदि प्राचीन दृष्टि से देखें तो भेद है। एक पुस्तक का वितरण आज सारे अध्यापकों को होने वाला है। आज माननीय कुलपति जी ने वो पुस्तक सभी के लिए भेजी है। अभी डाक में होने के कारण भोपाल आ गई है, लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हुई है। सभी को पुस्तक मिलेगी। उस पुस्तक में भी बड़ा अच्छा वर्णन है भारतीय शिक्षा को लेकर के। वो पुस्तक है जो विश्वविद्यालय सभी अध्यापकों के लिए शिक्षक दिवस के अवसर पर माननीय कुलपति जी ने उसको भेजा है हम सभी के लिए। उस पुस्तक का नाम भी है शिक्षा। तो उस पुस्तक में जो बात है मैं वो कह रहा हूँ कि वहां भी बात ये कही है उस पुस्तक में भी, और वही प्राचीन हमारी शिक्षा व्यवस्था की ही बात कही है कि भारत में जो गुरु शिष्य संबंध था वो कैसा था? मैंने कहा कि वो संबंध विद्या आधारित था, शिक्षा आधारित था। और विद्या और शिक्षा में भेद क्या है? विद्या जैसे ज्ञान, विद धातु जो है ज्ञान के अर्थ में है, तो ज्ञान जो है वो विद्या है, तो ज्ञान राशि है वो विद्या है, और शिक्षा विद्योपादान है। अर्थात उसकी जो प्रोसेस है, उसको आदान प्रदान करने की, उसको समझने की, समझाने की, वो प्रोसेस शिक्षा है। तो शिक्षा तो प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को हम जिस प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए करते हैं वो प्रोडक्ट विद्या है। तो इसीलिए हमारे यहाँ गुरु शिष्य का संबंध विद्या के कारण था। और कहा है कि आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम अंतेवासी, अर्थात छात्र।
तो छात्र अर्थात छात्र का क्या मतलब है? छात्र का भी व्याकरण में कोई सूत्र है, व्याकरण विभाग वाले जानते होंगे छात्र क्या है, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कोई सूत्र है? क्या है राहुल जी? हाँ, छत्रादिभ्यो, हाँ, सूत्र क्या है? छत्रादिभ्योण, छत्रादिभ्योण। हाँ, तो ये इस सूत्र से भी यही है कि यदि इसका तात्पर्य इसी काशिका की वृत्ति पर जाए तो वहां पर यही लिखा है कि शिष्य को जो छत्र की तरह आच्छादित करता है, अर्थात जैसे धूप छांव से छाता बचाता है, वैसे ही छत्र की तरह शिष्य को आच्छादित करते हैं जब, तो वो शिष्य जो अपने गुरु के द्वारा छत्र की तरह आच्छादित है, ढका हुआ है, जिसपे आने वाली तकलीफों को उससे पहले उसके शिक्षक के पास आना पड़ेगा, वो शिष्य छात्र है। तो हमारी परंपरा में छात्र शब्द भी है तो उस अर्थ में है। तो खैर, आचार्य पूर्व रूपम की हम बात कर रहे थे कि आचार्य पूर्व रूप है, अर्थात आचार्य जो है वो जैसा है वैसा ही अपने छात्र को बनाना भी चाहता है। तो यदि आचार्य पूर्व रूप है, शिक्षक पूर्व रूप है, तो अपने जैसा एक आदमी तैयार कर दे यदि वो, तो वो उसका अंतेवासी है। इसीलिए कहा आचार्य है पूर्व रूपम अंतेवासी तस्य उत्तर रूपम। बाद में वो छात्र भी ऐसे ही बनेगा जैसे आप हैं। तो आचार्य है पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम। और इन दोनों को जोड़ता कौन है? संधि कौन करता है दोनों के बीच में? विद्या संधि। विद्या के द्वारा दोनों जुड़ते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में। और वो विद्या, वो संधि करने के लिए, संधान करने के लिए क्या काम करना पड़ता है? प्रवचन करना है। प्रवचनम संधानम। और प्रवचन अर्थात आज जिसे हम आधुनिक भाषा में शिक्षण कहते हैं, वो शिक्षण नहीं है वास्तव में। हमारे शास्त्रों में वो शिक्षण को प्रवचन है। प्रवचन अर्थात केवल व्यासपीठ पर बैठ के भागवत का प्रवचन करना नहीं, वो भी शिक्षण है, वो समाज का शिक्षण कर रहे हैं। लेकिन अध्यापक कक्षा में जो कर रहा है, गुरु शिष्य के साथ जो कर रहा है, वो प्रवचन, वो शिक्षण है जो इस सारी चीज का मूल है। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम अपनी भारतीय शिक्षा व्यवस्था को, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंदर भी विशेष रूप से इस सारी प्रक्रिया के मूल को, अर्थात शिक्षक को, उस शिक्षक के लिए भी फिर बहुत सारी चीजें हैं, आचार्य है, अनुचान है, उपाध्याय है, अध्यापक है, प्रेरक है, सूचक है, ऐसे बहुत सारे परिभाषाएं शिक्षक के बारे में कही गई हैं, उन सब में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये अवसर है इन सब का स्मरण करने का। तो हम अपनी, खास करके हम संस्कृत के सभी छात्र हैं, तो हम संस्कृत छात्र आधुनिक व्यवस्था से हट करके अपनी प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुसार अपना अध्ययन, अध्यापन, तपः, स्वाध्याय, तप अर्थात अनुसंधान, तो अनुसंधान जितने भी शोधार्थी हैं उनके लिए कह रहा हूं, तपः अर्थात अनुसंधान, अनुसंधान ही तप है आपका। तो तप और स्वाध्याय में लगे रहें, अपना कर्म करते रहें और